वो गुरु, वो स्पिरिचुअलिटी से लिमिटेड नहीं है। मैं आज अगर गुरु ये संज्ञा का प्रयोग करूंगा तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गुरु मतलब हमारे जीवन में आज तक ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिनको हमें पता है कि हम गुरु का स्थान दे सकते हैं, क्योंकि गुरु की डेफिनेशन ही यही है कि someone who intentionally brings best out of you. Intentionally underline, मतलब intentionally underline ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए कोई सामने से आए और हमें धक्का दे दे और हमें इतना गुस्सा आए कि हम बड़ी जोरों से उसके मुंह पे एक रफ्ता मारे और वो बेहोश हो जाए। हमें पता ही नहीं हमारे अंदर इतनी ताकत थी, बेहोश होने के बाद पता चला, तो इसको गुरु नहीं कह सकते क्योंकि उसने हमारे अंदर से बेस्ट निकाला। नहीं, ये गुरु नहीं है, क्योंकि वापस इसके पास जाकर किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए इंटेंशनली someone who brings best out of you intentionally is your guru. Agree? Okay. तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे बचपन से आज दिन तक का सफर 2 मिनट में हमारे आंखों के सामने मेमोरी लेन में आप थोड़ा विजिट करके आना, उसको भेंट देकर आना और मुझे बताना आपके लाइफ में आज तक किसको आप गुरु का स्थान देना चाहोगे। कौन कौन से लोग आपके लाइफ में आए हैं जिनको आप गुरु का स्थान देना चाहोगे। ओके, मुझे मत बताना। आपके पास एक पेपर है, अगर आपने नोटबुक लाई है, पेन लाया है, तो उनके नाम लिखना। उनके नाम लिखना। वो कोच हो सकता है, वो आपकी दादी हो सकती है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपके टीचर हो सकते हैं, या वो आपके एक्चुअल में आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। आपके लाइफ में बचपन से आज तक जितना आपको याद है, कौन कौन से लोगों को आप गुरु का स्थान प्रदान करना चाहोगे। ये मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो आप सब कागज पर उनके नाम या फिर आपसे उनका नाता लिख सकते हो। उसके बाद हम आगे जाएंगे। आपके पास वक्त है 3 मिनट का। आपका वक्त शुरू होता है अब। टाइम आउट। टाइम आउट आप रोक सकते हो। इसके बाद भी आप ये डिसकंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो लाइफ है उसमें गुरु जिनको आप स्थान ये प्रदान करना चाहोगे वो फ्यूचर में भी आएंगे। क्या ये चित्र सब देख सकते हैं? I haven't came across with any better image than this one that explains why do we need a guru. अगर आप इसके तरफ देखते हो और आपको पता चलेगा कि ये जिस तरफ इशारा करके जिसके पीछे लगा है और जो उसके हाथ में है, जो वो कर सकता है, इन दोनों में जो अंतर है उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए और आपको सही राह पर न सिर्फ गाइड करने के लिए लेकिन लेकर जाने के लिए गुरु ही लगते हैं। ये स्पोर्ट्स में भी सच है, ये लाइफ में भी सच है, ये शिक्षा में भी सच है, और ये जीवन काल में हमारी माँ से, हमारे पिताजी से हम जो सीखते हैं उनको क्यों गुरु कहते हैं, क्योंकि उस लेवल पर भी वो सच ही है। इसीलिए सबसे पहली लेवल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम खुद हो तो उसके बाद लेवल जो आती है जहां से हम सीखते हैं वो है पेरेंट्स की। पेरेंट्स के बाद जो सिखाता है वो है गुरु। गुरु के बाद आता है जो डिवाइन, जिसको डिविनिटी कहते हैं, परमेश्वर, भगवान, जो भी आप मानते हैं। कि अगर गुरु पहले आता है और भगवान बाद में आता है तो गुरु इनको इतना महत्व क्यों है? क्योंकि मैं आपको उसका उत्तर भी देना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, मुझे पता है वहां पर किस तरीके से जाया जाता है। आपको कैलाश जाना है? क्या आपको कैलाश जाना है? किसे पूछोगे? गुरु।
क्योंकि मैंने वो देखा है। गुरु ने डिविनिटी देखी है, अनुभव की है, उसके अंदर वो लेकर आया है। जिनके पास वो डिविनिटी नहीं है उसका गाइड कौन होगा फिर? गुरु। इसीलिए अगर आपको डिविनिटी तक पहुंचना है तो गुरु के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता अवेलेबल नहीं हो सकता। इसके लिए गुरु का महत्व भगवान से भी ज्यादा है, क्योंकि वहां तक पहुंचना है तो थ्रू गुरु ही जाना पड़ता है। With me। और अर्जुन बहुत लकी है। अर्जुन क्यों लकी है? क्योंकि जो गुरु है तो वही भगवान है। जो गुरु है वो वही भगवान है। हे गिरिधर, हे कान्हा, हे गोपाल। हे गिरिधर, हे कान्हा, हे गोपाल, बिना मांगे दिया है तूने, बस एक उम्मीद है इस पल। बिना मांगे दिया है तूने, बस एक उम्मीद है इस पल। प्यासों को तेरे जैसा गुरु और समझदारों को मीरा की प्यास देना। प्यासों को तेरे जैसा गुरु और समझदारों को मीरा की प्यास देना। समझदार कौन है? समझदारों को समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं। गुरु। गुरु के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका रोल क्या है। गुरु हमारे जीवन में आकर करेगा क्या? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे। वो स्टूडेंट मुझसे बात करते करते मुझे कहने लगे कि ओके, मैं काफी दिन से ये परेशान रहता हूं क्योंकि मुझे मेरे हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज आ रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि ये बचपन से फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल जैसे ही रोका और उसी वक्त उन्होंने पुणे भी छोड़ा। जहां पे शिफ्ट हुए वहां पे फुटबॉल जारी नहीं कर सके, और उन्होंने जैसे ही फुटबॉल छोड़ा हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स चालू हो चुके थे। तो उनको लग रहा था कि वो न्यूट्रिशन कुछ सुधारना चाहेंगे ताकि हेल्थ ठीक हो जाए। रिश्तेदारों के साथ कम उठना बैठना चालू करेंगे ताकि हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि अगर वो वायरल फीवर से गुजर रहे हैं और उनको हम जाकर मिलते हैं तो मुझे भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सोशल कांटेक्ट जीरो कर दिया। वो दोस्तों से मिलना बंद हो चुके। अब मां ने फोर्स किया, इसीलिए वो मुझसे मिलने आए। जैसे मैंने कहा कि आप खेला चालू करो, आपकी हेल्थ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जो उन्होंने अनुभव लिया वही सच था। ये उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ये भी आया था। सुनो उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे थे मेरे दिमाग में ये भी आया था सॉल्यूशन, लेकिन मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो मुझे पता है कि अगर वो बाकी इस सॉल्यूशन के ऊपर कि मुझे खेलना चाहिए, जैसे मैंने खेला छोड़ा है तब मुझे कुछ तबीयत नासाज सी लगती है, इसीलिए मैं अगर खेला चालू करूं तो वापस तबीयत ठीक हो जाएगी। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सोचा उसके अलावा कई सारे सॉल्यूशंस के ऊपर अमल करने के बाद हो सकता है 5 साल के बाद वो स्टूडेंट इस सॉल्यूशन पे आ जाता। लेकिन जिसके पास 5 साल है उनको गुरु की जरूरत नहीं। जिनका जीवन 5 साल में एक इंप्रूवमेंट इस स्पीड से जारी रखना उनको अच्छा लगेगा, उनको गुरु की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके क्लासरूम में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से पहला जो आता है वो हर साल 76% मार्क्स लाता है और आपकी कैपेबिलिटी 96% की है। सिनेरियो क्या है? एक क्लासरूम में आप पढ़ते हो, समझो 10वीं कक्षा की क्लासरूम है, उसमें आप पढ़ते हो और आपको पता है कि इस क्लास में 76 का पहला आता है। आपका तकरीबन परसेंटेज है 60, फर्स्ट क्लास। फिर भी आप उस क्लासरूम में 60 बच्चों में से चौथे आते हो। अभी अगर आपकी 96 की कैपेसिटी है
तो आपने 76 मार्क्स लाकर अगर पहले आए तो आप पास हुए या फेल हुए, नापास हुए? तो ये 96 की कैपेसिटी और ये जो फेल्यूर है ना, उसके लिए गुरु लगता है ताकि 96 की कैपेसिटी हो तो 96 तक पहुंचा जाए। ये है गुरु का काम। गुरु का काम मतलब वो आकर हमारी इम्तिहान नहीं लिखेगा, परीक्षा नहीं लिखेगा, वो आपको ये बताएगा कि अभ्यास कैसे किया जाता है, सीखा कैसे जाता है। आपके जगह खड़े रहकर कोर्ट पर वो नहीं खेलेगा, वो आपको बताएगा जब पैर लटपटाएंगे तो सोचना क्या है। जैसे हाथ से पॉइंट निकलते जा रहे हैं तो अगला पॉइंट लेने से पहले खुद से बात क्या करनी है। वो खेलेगा नहीं, लेकिन वो जब आप खेलोगे तो उसकी सीख मौजूद होगी, उसकी सीख मौजूद होगी, या मैं कह सकता हूं वो मौजूद होगा थ्रू हिज सीख। विथ मी? आगे चले। ये जो पूरा विश्व है वो चलने के लिए एक छोटी जरूरत है। हर एक का 96% पूरी तरह परफॉर्मेंस में आना चाहिए। गुरु इस शब्द का मतलब समझता है। इस शब्द का मतलब यह है कि जो अंधेरे से लेकर उजाले तक लेकर जाए। अंधेरा किस चीज का? अज्ञान का। अंधेरा किस चीज का? मुझे सवाल तो है, जवाब ना होने का, नॉलेज का, नॉलेज ना होने का अंधेरा। उजाले तक लेकर जाए। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला, रोशनी की ओर लेके जाने वाला कोई भी आपका गुरु है। अगर यह सच है तो वापस एक जो लिस्ट आपने लिखी है उसके ऊपर गौर करना। अभी मैं गुरु के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको वैलिडेट करनी है कि क्या मैं जिनको गुरु का स्थान प्रदान कर रहा हूं, कर रही हूं, उसके साथ वो चीजें जो मैं बताने वाला हूं मैच हो रही है नहीं, कितने % मैच हो रही है। या फिर अगर हम में से कोई गुरु की तलाश में है तो आपको अगर गुरु सामने मिले तो पहचानना कैसे है कि इसे मैं गुरु मान सकता भी हूं या नहीं, उसकी रेसिपी देना चाहता हूं। चाहिए? आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर वापस मैं दोहराना चाहता हूं। आज मैं अगर गुरु इस शब्द का उच्चारण करूंगा तो इसे स्पिरिचुअलिटी तक सीमित मत रखिएगा प्लीज। गुरु मतलब एनीवन हु ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू, दैट टू इंटेंशनली। इसीलिए हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में, हो सकता है आपके वोकेशनल इंटरेस्ट में, हो सकता है आपके कॉर्पोरेट में, आपके जॉब में, कोई भी आपका गुरु हो सकता है जिनको सीख कर, जिनको देख कर आप इंस्पायर होते हो हमारे अंदर बाकी रूम्स जो है लॉबी के अलावा उसे ओपन करने के लिए। गुरु के बारे में जब भी कोई भी मन में आभार भाव प्रकट होता है तो उसका एक्सप्रेशन ज्यादातर इस पंक्तियों से, श्लोक से किया जाता है। वो श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब कोई बताना चाहेगा? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसका अर्थ क्या है? जो मुझे समझ में आया गुरुश्री वो ये है कि जो 3 मेन एनर्जी फोर्सेस या एनर्जी के जो रूप है, तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर मतलब महेश शंकर भगवान है। उससे भी बढ़कर गुरु इज द मेन, साक्षात परब्रह्म मीन्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट।
therefore I pray my Guru. I go down in front of my Yes. Guru, or that element that is called as Guru Tattva. Right. Yes, excellent. Everyone agrees? आपको यही मतलब पता है, अर्थ यही पता है? ओके। अब ये अर्थ सबको पता है, लेकिन आज मैं इस श्लोका के अंदर आपको ले जाकर रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। ये श्लोका इस तरह क्यों है? ये श्लोका क्या सुझाव दे रहा है जो हमें लेना जरूरी है? ये क्या रेसिपी बता रहा है कि गुरु में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, और वो अगर क्वालिटीज दिखती है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है टवर्ड्स गुरु? मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले गुरु को यहां पर ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ जनरेशन, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। क्योंकि विष्णु है ऑपरेटर, जो क्रिएट किया गया है, उनकी मैनेजमेंट, उनका सस्टेनेंस, उसको किस तरह से चलाया जाए, ये विष्णु की एनर्जी देखती है। यहां पर आपको भगवान पर विश्वास होने की जरूरत नहीं है ये समझ में आने के लिए। आपको जो अगर एक पेड़ उगता है, वो बड़ा होता है और कई सालों के बाद वो गिर जाता है, मर जाता है, ये अगर आप विश्वास करते हो तो इन्हीं 3 चीजों को मैं एनर्जी स्वरूप देकर उसके बारे में बात कर रहा हूं। अग्री विथ मी? वेरी गुड। तो हम मान लेंगे लॉर्ड ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, लॉर्ड ऑफ ऑपरेशन इज विष्णु, एंड लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन इज महेश। अब ये अगर हम मान लें तो गुरु को इन तीनों संज्ञाओं से नवाजा क्यों गया होगा? नवाजा इसलिए गया है क्योंकि अगर गुरु डिवाइन एनर्जी का एक्सपीरियंस ले चुका है और उसके साथ साथ मनुष्य होने का भी एक्सपीरियंस ले चुका है, तो इन दोनों में जो ब्रिज है वो अगर गुरु है तो उसे आपके अंदर जो कुछ है उसमें कुछ चीजें क्रिएट करनी है, जो है उसमें कुछ चीजें मैनेज करनी है, सस्टेन करनी है, ऑपरेट करनी है, और कुछ चीजें डिस्ट्रॉय करनी है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गुरु मानो तो, अगर आप गुरु के सामने झुको तो, अगर आप गुरु को वो सब चीजें करने दो जो वो करने आया है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? तो मतलब क्या? मतलब ये है क्योंकि गुरु, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है उसके लिए, खुद के लिए, जो किसी भी मानव में नहीं आ सकता, कि he doesn't want you to like him। इसलिए कभी भी छोड़ देगा आपको अगर आप सुने नहीं, अगर आप टिके नहीं रहे, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन दिखे नहीं, तो उसे इंप्रेस नहीं करना है आपको। He just wants you to like yourself when you become your future self। मैं आपको और आसान शब्दों में कहता हूं, he doesn't want you to like him, he wants you to like yourself in future when you look back। परफेक्ट। वो अच्छा लगना नहीं चाहिए, आप खुद को अच्छे लगने चाहिए जब फ्यूचर में जाकर पास्ट में आप देखो, अरे क्या किया है मैंने, ये मैंने किया, मैं नहीं कर सकता था। डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा, हाँ है, लेकिन वो बताएगा नहीं, वो जताएगा आप ही नहीं किया, क्योंकि उसे आपका अप्रूवल, वैलिडेशन चाहिए नहीं। वो नहीं चाहता कि आप उसे लाइक करें, लाइक करें उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, डिसलाइक करें सेम, उसे चाहिए आप फ्यूचर में जाकर 10 साल के बाद, आज के दिन आप जो हो उससे 10 साल के बाद 10 साल की जर्नी देखकर आप खुद को चाहने लगो, आप खुद के फैन बन जाओ।
ये गुरु का सबसे प्लस पॉइंट होता है जो मानव में नहीं आ सकता। गुरु आपके अंदर क्या क्रिएट करता है? वो ब्रह्मा क्यों है? उसे ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? उसे ब्रह्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके अंदर 3 ये चीजें क्रिएट करता है। आप लिख लो। डायरेक्शन, डिजाइन एंड डिसिप्लिन। डायरेक्शन मतलब अगर मैं आपको पूछूं, जरा गौर करना, जरा सोचना। इमेजिन अगर आप अमेज़न फॉरेस्ट में हो। अमेज़न फॉरेस्ट पता है जो ऑनलाइन होता है वो नहीं, फॉरेस्ट भी आता है उसका। अमेज़न फॉरेस्ट नाम का एक जंगल। उस जंगल में अगर आप घूमने चले गए और 6-7 घंटे घूमने के बाद आपको पता चला कि आप अकेले हो, उतना ही नहीं आप गुम गए हो, आप रास्ता भटक चुके हो। अब आपको मैं पूछूंगा वहां पर आकर कि मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूं। एक, मैं आपको घड़ी दूंगा या मैं आपको कंपास दूंगा। आपको क्या चाहिए अगर 24 घंटे में उस जंगल से बाहर निकलना है तो? कंपास। क्यों? डायरेक्शन। तो अगर अमेज़न फॉरेस्ट में गुम होना और जीवन में गुम होना दोनों अलग अलग बातें तो है नहीं, सेम ही है। कंपास ही चाहिए, गुरु से मिलो, वो आपके अंदर डायरेक्शन क्रिएट करेगा। डायरेक्शन क्रिएट करेगा मतलब क्या करेगा? वो आपका कहेगा कि अरे तू जिन लोगों की सुन रहा है और खुद को मान रहा है गलत, उनसे आपसे मतलब ही नहीं है, उनका काम हो चुका है आपके लाइफ में। तू इस दिशा में जा, आगे जाकर तेरी ट्राइब, तेरा ग्रुप, तेरी सच में जो फैमिली है, जो करियर है, जहां पे जिसके साथ होगा वो आपको मिलेगा। इस दिशा में चलते रहे, इस दिशा में चलते रहे, ताकि वो आपको मिले जिसे आप कह सको हाँ, इस ग्रुप में मुझे जो कहना है वो सब समझ में आता है। इस ग्रुप में जाकर मैं अगर बोलूं तो मुझे पागल नहीं कहते, वो लिख लेते हैं जो बोलता हूं। जिस वजह से आज तक मार खाता आया हूं, यहां पे शाबाशी मिलती है। मेरा ट्राइब कैसे मिला? क्योंकि गुरु ने डायरेक्शन क्रिएट की, उसके तरफ में चलने लगा। दूसरा है डिजाइन। डिजाइन मतलब अगर आप जिस तरफ जा रहे हो उसके तरफ जाने के लिए डे टू डे लाइफ में किस तरीके का शेड्यूल चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ी इंफीरियरिटी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जाता है पता है? बढ़ाया कैसे जाता है पता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैडम ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, वो लॉयर भी है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, वो लिखती भी बहुत अच्छा है। मैं जिनकी तारीफ कर रहा हूं मन से कर रहा हूं, स्पॉन्सरशिप का कोई सवाल नहीं है इसमें। मुझे सच में सराहना करना चाहता हूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। जो मैडम लिखती है, कैसे हैंडल करती है, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो उनकी आवाज को इस्तेमाल करके कई सारे भावनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाती है काफी अच्छी तरीके से। और उन्होंने एक ठान ली, कल से मैं खुद को बेहतर बनाऊंगी। बेहतर कैसे बनाऊंगी?
मैं बालों को डाई कैसे करते हैं वो सीखूंगी। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस सीखने से नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस वो सीखने से बढ़ता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोग्रेस इज something that happens to you when you focus and improve upon something that matters to you. हेयर डाई कैसे करना, बर्तन अच्छे तरीके से साफ कैसे करना, ये अगर नया सीख भी लिया, उससे कॉन्फिडेंस में कुछ भी नतीजा अच्छा नहीं आ सकता। उसके लिए वही सीखना होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसे कहता हूं डिजाइन। वो डिजाइन जो सिर्फ आपके लिए है, जो आपके लिए डिजाइन है, उसी के ऊपर काम करना, उसी के ऊपर काम करने की डिजायर रखना। ये डिजायर विथ डिजाइन गुरु क्रिएट करता है। विथ मी। तीसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अगर आपको वापस का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर अंदर उनके इस अंदर के सोल नाम के होटल में कई सारे कमरे हैं, उसमें से 2 कमरे वो छान चुकी है, उसमें से एक से लिखाई आई, दूसरे से कायदा मतलब LLB ये कोर्स आया। 2 कमरे तो विजिट कर चुके हैं, लेकिन उस 2 कमरे का इस्तेमाल, कैपिटलाइजेशन, इनकैशमेंट तब तक नहीं होगा जब तक उसे डिसिप्लिन में ना लाया जाए। डिसिप्लिन मतलब क्या है? डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन ये शब्द डिसिप्लिना इस शब्द से आया है। डिसिप्लिना मतलब एक ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा जीवन शेड्यूल्ड है। मतलब अगर शाहरुख खान नाम का एक एक्टर है तो वो किस तरीके से खाता है, वो फेशियल कितना वक्त इस्तेमाल करके, कितना वक्त इन्वेस्ट करके फेशियल करता है, कितना वक्त इस्तेमाल करके दाढ़ी बनाता है, कितना वक्त इस्तेमाल करके कपड़े चूज करता है, और कितना वक्त वो पब्लिक के सामने आता है। PR, पब्लिक रिलेशंस, ये उसका डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर कोई खुद ऑथर है तो वो जितना पब्लिक के सामने कम आए, एक रूम में जीवन बिताए, सोच में जीवन बिताए, तो उसके लिए वो डिसिप्लिना है। ऑथर अगर डिसिप्लिना है, समझ रहे हो, ऑथर अगर डिसिप्लिना है तो लोगों से कम मिलना, एकांत में ज्यादा रहना, हर 2 घंटे में तकरीबन 30 पेजेस लिखना, यह है ऑथर का डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिना है ऑथर। अगर एक्टर है तो उसका डिसिप्लिना क्या है? वो 2 घंटे लिखना नहीं चाहिए उसे, उसका डिसिप्लिन पूरा अलग होगा। बी डिसिप्लिन। अगर एक शिक्षक एक खेल कूद में करियर करने वाले को कहे तो शिक्षक खेल कूद में करियर करने वाले को बी डिसिप्लिन कहे, तो शिक्षक का डिसिप्लिन वो विद्यार्थी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि वो खेल कूद में आगे जाने वाला है, ये सीखने में या सिखाने में। इसीलिए अगर एक एक्टर है, उसे 6 बजे उठने के बाद इमीडिएटली ग्रीन टी लगता है। ऑथर को 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले किताब लगती है, क्योंकि कुछ लिखना है तो इनपुट तो देना पड़ेगा। दोनों डिसिप्लिन से जा रहे हैं, तो आपके डिसिप्लिन के मुताबिक आपके लाइफ का डिजाइन। इसके लिए वो आपको डिसिप्लिन आपका जो है वो फॉलो करने की डिजायर डिजाइन करके देकर क्रिएट करता है। Are you on the same page? अब लिस्ट पर देखो, जिन्होंने आपके लाइफ में इन तीनों में से कुछ भी किया है या इन तीनों में से पार्शियली किया है, तीनों में से 2 किया है, 1 किया है, उस नाम पर आप सर्कल बनाइएगा। ये हमारे रेफरेंस के लिए है, इसका कुछ करना नहीं है, ताकि आपको गुरु कॉन्सेप्ट पता चले। आगे चले, गुरु को विष्णु भी कहा गया है। विष्णु क्यों कहा गया है? गुरु विष्णु की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए
अदा करते हैं। 3 चीजें, हैंड होल्ड, हार्मोनाइज, हैबिचुएट। मतलब गुरु आपको सिखाएंगे, अरे बच्चा तुझे मार्केटिंग में जाना है, तुझे सेल्स में जाना है, तुझे सेल्स में जाना है तो इस तरीके से आवाज बढ़ाकर गुस्से में बात नहीं की जा सकती। आपकी जुबान थोड़ी मीठी रखनी होगी ताकि लोगों से आप प्यार से बात कर सको। इन टर्न आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप काफी आगे जा सको। यह है उन्होंने, गुरु ने जिस तरीके से आपका करियर आपको डिसिप्लिन बताया, आपको वो उस जगह से हाथ पकड़कर अगले स्टेप तक, जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप कर सकते हो, वो हैंड होल्ड करके आपका हाथ पकड़कर वहां तक लेके जाएंगे। हैंड होल्ड करके वहां तक लेके जाएंगे। दूसरा, उनको बार बार ये चेक करना होता है कि अगर आपको पता चला कि सेल्स में मुझे आगे जाना है तो किस तरीके से मैं कपड़े पहनता हूं, किस तरीके से बातें करता हूं, कैसे कॉन्टैक्ट मेंटेन करता हूं। कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के बाद मेरे रिलेशंस सिर्फ क्लाइंट के साथ नहीं, अगर मैं सेल्समैन हूं तो मेरे रिलेशंस हर किसी के साथ अच्छे रहने चाहिए, वो रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि कस्टमर तो कोई भी बन सकता है, रेफरेंस तो कोई भी दे सकता है। कस्टमर का रेफरेंस मेरे रिश्तेदार के साथ, रिश्तेदार की तरफ से भी आ सकता है। इसीलिए अगर मैं सेल्समैन हूं तो मुझे हर शादी, हर बारात, हर ब्याह मुझे अटेंड करना ही चाहिए। तो ये चीजें गुरु बार बार चेक करके देखता है कि मैं उसे क्या बताता हूं। जितनी बार मैं बता रहा हूं उसके बाद धीरे धीरे, पहले हैंड होल्डिंग का जो सीजन था, जब मैं हैंड होल्ड कर रहा था, वो 2 साल मैं जो कह रहा हूं वो सुन रहा था। बाद में मैं जो कह रहा हूं वो धीरे धीरे मैंने कम कर दिया है। अब मैं देखता हूं वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। अगर मैं जो कहता तब वो जो करता वही कर रहा है। ये हार्मनी है। मैंने अभी कहा नहीं है, लेकिन कर भी वो वही रहा है जो मैंने कहा होता। अगर हार्मनी में कुछ कमी रह जाए वापस हैंड होल्ड करता है। और हैंड होल्डिंग में ये एक्सपीरियंस अच्छा हो जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं तो 6 महीने के बाद आपने तो कहा हैंड होल्डिंग, लेकिन इन्होंने तो मुझे बहुत डांटा हैंड होल्डिंग है। हार्मोनाइज मतलब गुरु के मन में जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो वो चाहते हैं कि इस जगह पर पहुंचकर आप खुद को पीछे देखकर खुद को पसंद करें। वो जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ना, मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको। गुरु ना इसी को कोच करते हैं फ्रॉम डे 1, आपको नहीं करते। ये जो पोजीशन है ना 10 साल बाद की, गुरु का नाता उसके साथ ही होता है, आपके साथ नहीं होता। आप 10 साल बाद जहां पे पहुंचोगे उसी को देखकर वो पहले दिन से कोच करते हैं आपको। लेकिन ये बताते नहीं है, क्यों? सिर्फ उन्हें दिख रहा होता है वो क्या है 10 साल बाद आप। अगर आपको 10 साल के बाद मैं आपको बोलूं आप क्या बनने वाले हो, क्या मजाक कर रहे हो सर। ऐसा हो सकता है मुझे अभी कुछ भी नहीं है मेरे साथ, मेरे घर में, मैं भाड़े के घर में रह रहा हूं, और आप कह रहे हो कि मेरे 2 बिल्डिंग्स होंगे, खुद का लॉन होगा, खुद का बैंक्वेट हॉल होगा। क्या मजाक कर रहे हो सर। ठीक है, मजाक नहीं करता। अगर आपको बताया जाए 15 साल पहले कि आपसे एक इन्वेंशन होने जा रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में एक आदमी बैठा रहेगा, उसे आप ऐसे देख पाओगे जैसे आपके सामने बैठा है, तो आपका रिप्लाई भी वही होगा। उसे आज व्हाट्सएप कॉल कहते हैं, वीडियो कॉल। दुनिया के किसी भी कोने में व्हाट्सएप कॉल करके उसी आदमी को देखा जा सकता है जैसे सामने बैठा है। ये इन्वेंशन अगर आपकी तरफ से होने जा रहा है, ये अगर मैं 10 साल पहले किसी को कहता, क्या मजाक कर रहे हो सर,
यहाँ पे पेजर किसके पास है, वो भी शुक्र मना रहा है कि पेजर आया। उसके सामने वो सपने नहीं देखता, वो अल्टीमेट गोल है उसके लिए। और आप कह रहे हो कि सामने कोई बैठा नहीं, दुनिया के कोने में बैठा है, वो आपको दिखाई पड़ेगा और आप बात कर सकोगे। वो फ्यूचर सेल्फ जो है, उसी से पहले से नाता है आपके गुरु का। वो स्पोर्ट्स का कोच हो, वो टीचर हो, वो आपको देखकर ही पता चलता है कि ये मैथ्स में पीएचडी करने वाला है, उसे मैथ छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कई सारी दफा आपने देखा होगा, अगर मैथ्स में अच्छा है, कुछ रिवॉल्यूशन कर सकता है मैथ्स में, अगर ऐसे किसी को पता चला और उसने स्कूल छोड़ दी, ये शिक्षक को पता चला, तो वो घर चले जाते हैं माँ बाप को समझा नहीं, ऐसे मत करो। मैं उसका फ्यूचर सेल्फ देख चुका हूं, मैथ्स में काफी कुछ करने वाला है, लेकिन माँ बाप ने करने दिया तो, इसीलिए वो तो था। हैबिचुएट मतलब एक बार ये हार्मनी उसके स्वभाव में आ गई। अब गुरु जो बताए थे उसको बेसलाइन लेकर वो गुरु जैसा सोच सकता है उसके खुद के लिए, और ये ऑटोमेटिक भी हो गया है। वो ऑटोमेटिक होने तक जो मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशन है, वो गुरु करते हैं। ऑटोमेटिक हो गया, उसके बाद गुरु के साथ रहना या खुद से काम करना वो आप पर है। गुरु के साथ रहना या खुद से काम करना आप पर है, मतलब गुरु के साथ क्यों रहोगे? जो आपको मिला देने के लिए। नहीं देना, खुद के लिए काम करना है। गुरु तो पहले से फ्री था। अब डिस्ट्रक्शन की बात क्यों आती है? गुरुदेव महेश्वर क्यों कहा जाता है? महेश्वर के कौन से प्रॉपर्टीज गुरु में होते हैं? सबसे पहले जो आपके अंदर वो डिलीट करता है, वो डिस्टर्ब करता है, वो पूरी तरह मिटा देना चाहता है, वो है आपके प्रति आपका संशय, डाउट, संदेह। मतलब अगर वो आपका फ्यूचर सेल्फ देख रहा है और आपको यहां पे बैठा देख रहा है और आपको भनक तक नहीं है कि आप कुछ इस तरीके का काम करने आए हो, तो उसे सबसे पहली चिंता होती है ये जो पूरे संसार का पहिया है, इसकी वजह से स्लो चलेगा। पहली चिंता है, क्योंकि उन्होंने डिविनिटी भी देखी है और आदमी को भी देखा है। तो सबसे पहले वो आपको उकसाएगा, गाइड करेगा, आपको किसी भी तरह काम के प्रति आपके ऊपर काम करवाने के लिए इंटरेस्टेड करेगा, ताकि आप जो बन सकते हो उसके तरफ चलते बन। अगर कोई आगे जाकर IIM अहमदाबाद में एक फैकल्टी होकर कई सारे लोगों को सिखाकर, कॉन्सेप्ट्स इजीली सिखाकर उन्हें दुनिया के बड़े बड़े कंपनी में प्लेस करवा के उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाकर उस देश की इकोनॉमी बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, तो ये प्रोफेसर घर में बैठा कैसा दिखेगा? गुरु को वो टेंशन रहती है। इसीलिए गुरु हमेशा 50% पार्टनरशिप में बिलीव करता है। मैं बताता हूं क्या करना है, तू ये कर। बीच में जो आएगा, जो तेरे लिए अच्छा नहीं है वो डिलीट कर दूंगा, जो तेरे लिए अच्छा है वो मैं होने दूंगा, नहीं भेजूंगा। गुरु आपके अंदर जो संदेह है, संदेह क्यों पैदा होता है? आज तक
हुआ कुछ इस तरह है कि हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, ऐसा होता है ना कि हम ट्रेन में जाते हैं और वो ट्रेन हमको स्टेशन तक छोड़ती है। उस स्टेशन से हमें टैक्सी करनी होती है या कोई रिश्तेदार लेने के लिए आया होता है, उसके कार से हमें घर जाना होता है, घर से वहां का ऑफिस ज्वाइन करना होता है और उस 2 साल के लिए हमारी ट्रांसफर उस गांव के लिए उस शहर में हो चुकी होती है। हमें लगता है ये ट्रेन ही ऑफिस है, हमारी फैमिली है ना वही आखिर तक साथ चलेगी। और इसीलिए फैमिली जो कहती है वही सच। फैमिली अगर कहती है कि तू ये नहीं कर सकता वही सच। फैमिली अगर कहती है तू ये नहीं करना, तुझे ये नहीं आता, फैमिली कहती है कि शर्मा जी का लड़का देख पढ़ाई में कितना आगे है, डिसूजा आंटी की लड़की देख कैसे ड्रेसेस पहनती है, तू हमेशा गाउन पे रहती है। और ये साइंटिस्ट होने चली है, उसे पता भी नहीं उसने गाउन पहना है, इतनी सोच में रहती है क्योंकि डिसिप्लिन है उसका। लेकिन घर में जो पेरेंट है उस पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति, उस बच्चे के प्रति कंप्लीट हो चुकी है। अब पेरेंट का लेवल छोड़कर गुरु का लेवल आ चुका है, लेकिन पेरेंट बच्चे पेरेंट को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब भैया कैसे घूमेगा, उनको ये टेंशन रहता है। आपने कभी देखा है, आपने कभी सोचा है, हर डेवलप्ड कंट्री में पेरेंटिंग का एज है, इसके बाद पेरेंटिंग नहीं करते। मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है ये नहीं कह रहा हूं। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको ये बनना है। क्यों बनना है? तभी आप खुश रह पाओगे, तभी आप मेंटल की पीस, माइंड पीस एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप ये नहीं करते तो डिप्रेशन, स्किन डिसीज, माइग्रेन ये होना ही है। क्यों? जो नेचर है वो ग्रोथ का नियम, इफ इट इज नेचुरल इट इज ग्रोइंग, एनीथिंग नेचुरल दैट ग्रोस। अगर आप बीज बोते हो, पौधा आता है, आप पौधे के ऊपर पत्थर रखो, पौधा दूसरी तरफ से आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि ग्रोथ ये नेचर का लॉ है। आप हो ग्रो नहीं हो रहे हो किसी भी साइड में, तो जो अननेचुरल है उसे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि नेचुरल होना यही अननेचुरल के लिए एक इम्यूनिटी है। अननेचुरल को अगर अवॉइड करना है तो क्या इम्यूनिटी है बच्चों? इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल रहना। विथ मी? तो सबसे पहले आपके अंदर जो डाउट है वो कहते हैं कि अरे तू तेरे पेरेंट्स के थ्रू सिर्फ इस प्लेनेट पे भेजा गया है, तैयार तुझे मैंने किया है, तो तू इस विश्व को चलाने वाले का की ही औलाद है। तो मेरे पिता अकाउंटेंट, तो मैं सीए कैसे बनूं? वो तो बीकॉम है, ये छोड़ दे। कि मेरा बच्चा है, जो मैं चाहूंगा तो बन सकता है। तो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू एक ही साल में हो सकता है। हाँ, सिलेबस ऐसे नहीं अलाउ करेगा, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो ये हो सकता है। तू जिन 2 पेरेंट्स के थ्रू भेजा गया है, वो पेरेंट्स एंट्री डोर थे, काम तेरा अलग ही है। ड्रैग मतलब होता कुछ इस तरह है कि हमें अगर कचरा जमा करने वाले कंटेनर के बगल में अगर घर दिया जाए, कचरा जमा जहां पे होता है, जहां पे लोग शहर का कचरा जमा करते हैं, वहां पे बगल में अगर घर दिया जाए तो 3 घंटे में उस घर में शिफ्ट होने के बाद हमें कचरे की बदबू आना बंद हो जाती है और हमें लगता है हाँ नाउ वी आर हैप्पी। कचरा वही है। मतलब हम क्या कहते हैं कि हाँ, मतलब हाँ मुझे स्ट्रेस है, सबको है।
मेरी नी रिप्लेसमेंट हो चुकी, मुझे 30 लोग और पता है जिनकी नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है, नॉर्मल है। हम सबको हर एक डिसीज को, हर एक डिस्कंफर्ट को जो आपको हिलाने के लिए भेजा है, जो आपको आगे जाओ, कुछ तो गलत हो रहा है अंदर कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, ये बताने के लिए जो आपको दिया गया है, उसे आप जनरलाइज करके नॉर्मल तरीके से उसे उसके सामने पेश आकर उसे ही हेल्थ मानकर, उसे ही नॉर्मल मानकर आप जिंदगी ड्रैग करने लगते हो, घसीटने लगते हो। तो गुरु आकर सबसे पहले ये डिलीट करता है कि तू जिसे नॉर्मल कह रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है। इसका नतीजा 6 महीने के बाद इतना बड़ा होने जा रहा है, इसे अभी ठीक कर। मेरे 6 महीने हैं मेरे पास, नेक्स्ट। तुझे मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे कहा, ऐसा सुना है ना आपने कि मैं किसी के पास गया था तो उन्होंने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूं। क्यों कहा? क्योंकि पढ़ते हो अंदर क्या चल रहा है, कंफर्टेबल है तो गुरु नहीं चाहिए, तो गुरु को आप नहीं चाहिए। उसे पता है उसे कितने दिन यहां पे मिले हैं, उस दिन में उसमें कितना हो सकता है पता है, तो उसे यह भी पता है उतना किसके ऊपर इन्वेस्ट करे। उन्हें पता है कि मैं अगर 50% मेरी तरफ से दे रहा हूं, 50 में से 100% सामने से भी आना चाहिए। नहीं आता तो डांटेंगे, नहीं आता तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस भेजेंगे। लेकिन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कि आप कंफर्टेबल हो जाओ तो फोकस किसी और पे करेंगे। होता है ना, अभी अगर आप रेलवे में बैठे हो, वो 3 बेड्स होते हैं एक के ऊपर एक, तो कोई लंबा आदमी होता है वो बैठता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर मैं पीठ झुकाकर बैठना चाहूं तो ऊपर वाला जो बर्थ है वो सिर को टकरा रहा है, तो वो आगे झुककर बैठता है। 1 घंटे में कंफर्टेबल। वो जो बर्थ है वो वापस मुड़कर चेन्स लगा कर रख दो, वो बैठेगा झुककर ही। आप बैठ सकते हैं पीठ टिक कर, अनकंफर्टेबल, बट यू आर नॉट हियर टू बी कंफर्टेबल। डिसएम्पावरमेंट डिलीट करता है। डिसएम्पावरमेंट मतलब होता कुछ इस तरीके से है कि आपने गुरु को सरेंडर करने के बाद आपके अंदर काफी सारे बदलाव आने लगते हैं। तो जिनको आप कंफर्टेबल होते वक्त जो आपको लोग पहचानते थे, उन्हें अचानक आप में हुए बदलाव समझ नहीं आते, तो वो उठाव करते हैं, मतलब वो रिबेलियस हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, तू पहले ही अच्छी थी, पहले जैसे था वैसे ही अच्छा था, थोड़े एम्बिशियस कम रहा कर, थोड़े सपने कम देखा कर, हर सपने सच नहीं होते, और आपको वो जीने नहीं देते। जीने ना देने का उनका टूल क्या है? आपके बारे में बुरा और भला कहते रहे, और आपको वो डिसएम्पावरिंग कमेंट्स अगर अंदर ही अंदर सच लगने लगे, तो उसके विपरीत आप कौन हो ये याद दिलाना, आप कौन हो, उस दुनिया चलाने वाले की संतान हो, ये याद दिलाना, आपके काम के बारे में याद दिलाना, ये गुरु का काम। ये जो आपके बारे में कह रहे हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स है, ट्राइब मेंबर्स नहीं। आपका ट्राइब आने से है, अभी आया नहीं। इस डायरेक्शन में चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, जब तक चलना हैबिचुएट ना होता हो, ऑटोमेटिक ना होता हो, उसी तरीके से चलना जिस तरीके से हैंड होल्ड करते वक्त मैंने आपको सिखाया था।
ताकि तू उस ट्राइब में आ जाए जिस ट्राइब में तुझे उठाकर सब दुनिया देखे, तब उनको भी पता चलेगा, अरे मैंने तो आप में से ये टैलेंट पहचाने नहीं, ये घर वाले भी कहेंगे। तब तक डिसएम्पावरिंग कमेंट्स को सच ना मानने के लिए जो ताकत लगती है वो गुरु देता है, और वो कमेंट आपके अंदर से डिलीट होने के लिए वो ताकत बेहद जरूरी होती है। अब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका तो मतलब पता चल चुका है। परब्रह्म क्यों कहा? परब्रह्म क्यों कहा? परब्रह्म इसलिए कहा है, पर मतलब अल्टीमेट, जो इन 1, 2, 3 इन गुणों का कांस्टेंट स्रोत है। मतलब ये गुण उनके लिए कभी कम नहीं पड़ते, क्योंकि अल्टीमेट से भी रिश्ता है, रिफिल होते रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैंने एक बार आपको आपके करियर के लिए तैयार किया तो मैं खत्म। परब्रह्म, आई एम गेटिंग रिफिल्ड फ्रॉम द अल्टीमेट। तो ऐसी एनर्जी के सामने मैं बो डाउन होता हूं, मैं नतमस्तक होना चाहता हूं, मैं मेरे सिर टिकाना चाहता हूं। उस श्लोका का अर्थ है वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि आप ये पता कर सको, जैसे विवेकानंद जी ने भी किया। रामकृष्ण परमहंस जी को खुद का गुरु मानने से पहले उन्होंने ये सब चेक किया था, और गुरु को पता भी रहने की जरूरत नहीं कि आप चेक कर रहे हो, क्योंकि वो वैसा ही है जैसे पहले था। आपके चेक करने से उसे नहीं कुछ फर्क पड़ता। मैं चेक कर रहा हूं, ठीक से खड़े रहो, जरूरी नहीं है। आपका चेकिंग जारी रखना। वो चेकिंग भी जो है आपके उसी साल से, उसी समय से जा रहा है जो अदरवाइज गुरु आपके बचा सकता था। इसीलिए चेकिंग के लिए समय सीमित रखना। इस टाइम में चेक करूंगा, एक बार मुझे पता चले ये सच है, उसके बाद नो डाउट। पूरी तरह सरेंडरेंस के पहले आप जितना चाहे डाउट लेना, और डाउट जरूर लेना, क्योंकि उसके बाद जो फेथ आएगा ना, वो वापस डाउट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डिसएम्पावरिंग कमेंट के अंदर उतनी पावर नहीं होनी चाहिए।